जियो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों जी कि आप सभी जानो कि हर बार आप अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हुआ भी, आज भी आप एक नयो विषय लेकर हाजिर हुआ। आज आप बात करांगा आपने नौनी हालांकि आपने टाबरिया की बात करांगा कि क्या बाको स्वास्थ्य जो को आप अच्छो रख सका, क्या टाइम टू टाइम बाकी जांचा फ्री सेवा आपने मिल सके, बाके स्वास्थ्य से जुड़े दिक्कतें हैं बाने बाको वो सामना नहीं करना पड़े, अगर वह परेशान है तो बाको कई हल है, वही कार्यक्रम के माध्यम से आप जानांगा। आज अपना विषय है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और ये विषय पर जानकारी देने के लिए आज अपने साथ पधारा है डॉक्टर मुकेश कुमार डिगरवाल जी। आप परियोजना निदेशक हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राजस्थान से, तो बहुत बहुत स्वागत आपको मुकेश जी। नमस्कार। तो मुकेश जी जी कि आप वो जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो एक तो की शुरुआत आप जानना चाहूँगा कि कब से की शुरुआत हुई है और इसके पीछे एक उद्देश्य कहीं है? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ये कार्यक्रम अपने राजस्थान के अंदर 2014 के अंदर पहली बार प्रारंभ हुआ जी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं प्रदेश में 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका हम बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य बने, उसके लिए हम अर्ली इंटरवेंशन यानी उनकी त्वरित पहचान, रोग की पहचान अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी की जाए और कर उसका इलाज हम करें ताकि बीमारी लंबी ना रहे और बच्चा जल्दी स्वस्थ होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसमें हम 3 भागों में इस बात को विभाजित कर सकते हैं। पहला ये होता है कि बच्चा जब जन्म के समय पैदा होता है तब हम उसकी कहाँ उसमें होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी कहाँ पहचान कर सकते हैं। फिर दूसरे सिस्टम पे हमें आ जाते हैं कि अगर बच्चा बीमार होना बाद में हो गया, बड़ा हो गया, तो हम उसको पहले आंगनवाड़ी के ऊपर जो बच्चा दर्ज होता है तो हम वहाँ आंगनवाड़ी पे उसकी देखभाल कर सकते हैं। फिर बच्चा स्कूल के अंदर प्रवेश करता है तो हम स्कूल के अंदर हम उसके, तो इस प्रकार हम जो डिलीवरी पॉइंट होता है वहाँ भी उसको देखा जा सकता है। दूसरे नंबर पे हम आंगनवाड़ी होती है, उस आंगनवाड़ी पे भी उस बच्चे की पहचान, रोग की पहचान की जा सकती है। और तीसरे नंबर पे हम उसको स्कूलों के अंदर पहचान की जा सकती है। तो मतलब सबसे पहली तो बात आवे कि आप चाहें कि बच्चा में शुरुआत से ही अगर कोई रोग है, कोई परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो बिना आप पकड़ लेवा पहले ही टाइम से कि इन्हें कहीं दिक्कत हो आगे जाकर वह चीज़ बड़ी नहीं हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर आप देखा केस अगर आवे तो यही होगा कि घर में आप अभी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हुआ, छोटी बीमारी आगे जाकर टाइम जब ज़्यादा हो जाओ तो भाई बड़ी रूप ले ले है। तो ज़रूरी है कि टाइम से अपन बेरो चाल जाए कि बच्चा में कोई दिक्कत है तो वो बेरो चालो का अपन जांचा से, तो कहना मतलब ये योजना में जांचा भी होगी। तो जांचा ने कौन सी श्रेणी में बांटे गए एक वो आप जाना की तरीके की जांच में होगी? मनीषा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पहले इससे पहले हम जांच से पहले अपन हमारा जो तरीका है उसको समझना जरूरी है जी। बिल्कुल। तो क्योंकि हम आम जनता को ये बता पाएँ कि हम किस प्रकार कार्य करती है, तो हमारी RBS के में क्या होता है कि एक डेडिकेटेड टीम होती है जिसमें 2 डॉक्टर होते हैं, आयुष के 2 डॉक्टर होते हैं, एक महिला और एक पुरुष होता है। उसके साथ एक हमारे पास नर्स होती है और एक फार्मासिस्ट होता है जो दवा देने का काम करता है। इस प्रकार हम 4 लोगों की एक टीम बनाते हैं, उनको एक साधन व्हीकल उपलब्ध करवाया जाता है, उसके माध्यम से हम प्रदेश के सभी स्कूलों, जो सरकारी स्कूल हैं वो, मदरसा और जो हमारी आंगनवाड़ी है, इनके हम एक कार्यक्रम बनाते हैं। महीने के प्रारंभ में एक कार्यक्रम बनाते हैं कि इस महीने इन स्कूलों के अंदर, इन संस्थाओं के अंदर हम बच्चों की स्वास्थ्य जांच करेंगे और ये पूरे 12 महीने के लिए की जाती है। तो अप्रैल से लेके और जून तक पहले 3 महीने बच्चों की स्कूल के एग्ज़ाम चलती हैं, छुट्टियां होती हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकें कि फुलवारी कार्यक्रम के नाम से हम सिर्फ आंगनवाड़ी की प्रथम विजिट करते हैं, जिसमें आंगनवाड़ी में जितने बच्चे दर्ज हैं उनकी हर एक की जांच की जाती है, वज़न लिया जाता है, उनकी अलग अलग तरह से जांच की जाती है और इनमें जो कोई रोग मिलता है उसकी पहचान करके उसको रिकॉर्डेड किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब जुलाई से अपने स्कूल प्रारंभ हो जाती हैं, जैसे ही स्कूल प्रारंभ होती है
तो हमारा प्रोग्राम स्कूल की ओर भी शिफ्ट हो जाता है। हम फिर माइक्रो प्लान बना के पूरे महीने का उसके अकॉर्डिंग उसमें हमारी पूरी टीम जाती है और वहाँ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है। और इसी प्रकार उन्हीं गाँवों के अंदर जो मदरसे स्थापित हैं उनके अंदर भी इनको किया जाता है। तो ये हमारा एक कार्यक्रम है कि जिसके तहत हम बच्चों को कहाँ कहाँ स्क्रीन कर पाते हैं। अब यहाँ हमें जो बच्चे मिलेंगे उनका हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं। उस रिकॉर्ड से कि बच्चे की ये बीमारी है, उसके फिर अलग अलग कैटेगराइजेशन हमारे। जैसे पहले कैटेगराइजेशन है, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो छोटे लेवल पे ठीक हो सकती है, तो हमारी जो टीम होती है उसी के पास हम दवा रहती है, वो उन्हीं को वहीं उपलब्ध करा देते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट वहीं हो जाता है। अगर कुछ बीमारियां ऐसी हों जिनको लंबे समय के लिए दवा देनी हो, तो हम स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनको भी एजुकेटेड कर देते हैं कि ये दवा आप इनको लगातार देते रहें, तो बच्चे का इलाज हो जाता है। अब कुछ बीमारियाँ होती हैं जो जन्मजात होती हैं, कि जन्म के समय ही जो पैदा हुई हैं, और कुछ बीमारियाँ तो जो हमें नज़र आ जाती हैं। तो उनके लिए हमने ये किया कि पहला जो चरण होता है हमारा, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो लेता कहाँ है, आजकल किसी स्वास्थ्य केंद्र में, किसी हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेगा तो हम उसकी कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे कटे हुए होंठ हों, या उसके कोई पीछे गांठ हो, या उसका सिर बहुत बड़ा हो, या उसकी आंखें नहीं हों, जो यानी नज़र से देख सकते हैं, वो बीमारियां वहाँ मिल जाती हैं। तो उनकी पहचान हम शुरुआती तौर पे ही करने की कोशिश करते हैं, उनको दर्ज करते हैं। ये जो बीमारियां हमें मिल जाती हैं उनका पहला उसी हॉस्पिटल से इलाज कराने की प्रारंभिक प्रक्रिया अपना लेते हैं। मान लीजिए जिस बच्चे को अगर मान लीजिए कि वहीं गांठ है, तो उसी बच्चे को वहीं से ही हम ट्रीटमेंट SNCU के अंदर ले लिया जाता है, इलाज भी टाइम ही उसी से स्टार्ट प्रारंभ कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे की डिलीवरी घर पे हुई हो, या कहीं मिस हो गई हो, तो हम उसको फिर, जैसे हमारी टीम आंगनवाड़ी पे जाती है, क्योंकि हर एक बच्चे को, देश का उद्देश्य है कि हर एक बच्चा आंगनवाड़ी के ऊपर दर्ज होना चाहिए। तो जब बच्चे आंगनवाड़ी पे दर्ज होते हैं, तो हमारी टीम जब आंगनवाड़ी पे जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी बीमारी के बच्चा 5 साल तक का रहेगा आंगनवाड़ी पे, तो 5 साल तक के अंदर ही हम उस बीमारी को पहचान कर पाएँ, इसलिए आंगनवाड़ी पे उसको पहचान ली जाएगी। फिर अगर आगे जाते हैं तो स्कूल के अंदर, तो हमारा एक क्रम इस प्रकार है। बिल्कुल, मतलब जहाँ की भाई बाकी उम्र के हिसाब से आप देखा कि भाई 0 से 18 साल तक का बच्चा है, तो बिल्कुल सही कहा कि आप अभी 5 साल तक आप देखा जाए टीकाकरण भी होवे, तो आप अपना आंगनबाड़ी से आप जुड़ा रहे वहाँ, तो 5-6 साल का बच्चा ना आप आंगनबाड़ी से जोड़ के बिका स्वास्थ्य को लाभ आप ले सका, वहाँ जांचा बैठे हो सके। बिके बाद बच्चों बड़ो होगो तो स्कूल जाओगे, तो आपने जगह व्यवस्था है कार्यक्रम बाई स्कूल से जुड़े रही है, तो सरकारी जगह स्कूल है, मदरसा आप बताओ, तो बठे बच्चा की जांचा होएगी। बिल्कुल, तो जिया कहो कि दवाइयाँ किसे अगर हो सके है तो बात चीज़ हाथों हाथ बठे करी जाएगी इलाज को, और जो नहीं हो सके है फिर अगर जहाँ थे बताओ कि मास्टर जी या घर का बे जो स्कूल का है वह भी आगे लंबी कोई अगर दवाई चल रही तो वह भी दे सके, पर भी के अलावा भी ऐसी बीमारियाँ जिनमें अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी, जब वह व्यवस्था क्या पर करें? उसकी अवस्था इस प्रकार है, देखिए हम RBS के में हमने मैंडेट ले रखा है 4D के तहत, हमने बीमारियों को 4 भागों में बांट रखा है। एक जो बीमारी होती है जो बचपन में पैदा होते ही हो चुकी है, मतलब जन्मजात बीमारियां हैं। दूसरी होती हैं कि बीमारी हमारे एनवायरनमेंट के साथ हमारे शरीर में जो प्रवेश करती है, जो छोटे बच्चों के अंदर होती है, उनको लेते हैं। तीसरा हम उनके अंदर डेफिशिएंसी यानी डेवलपमेंट बीमारी, जन्म जैसे विकलांगता है, किसी चीज़ के अंदर जो पैदा हुई है, जन्मजात तो है या फिर वो बाद में डेवलप हो गई है, तो उन बीमारियों को काउंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम इसको नाम देते हैं 4D के तहत हम 30 तरह की बीमारियों को लेते हैं। अभी सरकार ने इसमें एक कंपोनेंट और जोड़ दिया है, वो जोड़ दिया क्योंकि बच्चे 18 साल तक के लिए हैं। तो जब हम 13 साल से अगर बच्चे बड़े जो जाते हैं, 10 साल से अगर 18 साल के बीच में बच्चा आता है, हम उसको किशोर वय बोलते हैं। तो उनकी जो बीमारियां होती हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो इसलिए हम 12वीं तक की जो कक्षा होती हैं, स्कूल होती हैं, उनमें उन बच्चों की जांच की जाती है, तो किशोर वय के। तो इस प्रकार हम इसको टोटल हम कहते हैं कि 4D के तहत 4 तरह की कैटेगरी हमने बना ली, और साथ में एडोलसेंट के अंदर जो किशोर वय के साथ जो बीमारियां उनको भी शामिल कर लिया गया। इनकी जब पहचान हो जाती है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट, वहीं की वहीं। अगर हम किसी कारण से बच्चे की बीमारी उस वहाँ इलाज करने के लायक नहीं है, तो हम उसको हमारी सबसे पहली जो नियरेस्ट सेंटर होता है PSC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हम उसके ऊपर उसको रेफर
कर देते देगी। हैं। उस टीम का दायित्व बनता है कि वो टीम उसका एक रिकॉर्ड बनाती है, हाँ। उस रिकॉर्ड के साथ उसका एक रेफरल कार्ड बनाती है, जी। वो कार्ड उस बच्चे को दे दिया जाता है और उस बच्चे के साथ उसको नियरेस्ट पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया जाता है। जी, तो कहना वहाँ एक उनका कार्ड इलाज बना के दिए जाओ जिससे पहचान हो सके कि ई कार्यक्रम के तहत तो बच्चों आयो और इन्हें इलाज अपन दे। जी। तो इलाज सरकारी अस्पताल में ही होवेगो या अगर कोई प्राइवेट में भी जाना चाहो तो में भी एक कनेक्ट है कुछ? ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी। पहली बात तो प्राथमिकता तो ये होती है कि प्राथमिक तौर पे हम जो पीएससी होते हैं नियरेस्ट केंद्र पे प्राइवेट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश की बात ज़्यादा करेंगे। जी बिल्कुल। अर्बन में तो चलो मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश है, क्योंकि पूरे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण परिवेश में हमारा सबसे पहला जो केंद्र मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो हम उस बच्चे को वहाँ भेज देंगे। वहाँ जो चिकित्सक होता है वो उसको जांच करेगा, अगर वो उसका इलाज कर देता तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, उसके हायर सेंटर हमारा जो सीएससी बोलते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है, उस पर उसको रेफर कर देगा। वहाँ उस बच्चे को इलाज दे दिया जाता है। लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज वहाँ भी नहीं हो सकता, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो जिला स्तर के अस्पताल है उन पे भेज सकते हैं। उनसे भी अगर किसी चीज़ की बीमारी हो, जैसे आप हार्ट की बीमारी हो या क्लेफ्ट लिफ्ट है जिसकी ऑपरेशन करना हो, सर्जरी करनी हो, वहाँ कोई चिकित्सक हमारे प्लस उपलब्ध नहीं हो, तो उनके लिए हम मेडिकल कॉलेज तक ले आते हैं। अब इनके साथ साथ जो आपने सवाल किया कि क्या हम सुविधा सिर्फ सरकारी में देते हैं, प्राइवेट में नहीं, बिल्कुल जी, प्राइवेट में भी देते हैं। आजकल जो योजना है हमारी आयुष्मान भारत योजना है, उस योजना के तहत जितने भी अस्पताल हैं वो एम पैनल्ड हैं, उनके अंदर ये सर्विस मुफ्त के अंदर आपको उस योजना के तहत मिलेगी। तो प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं और हमारे राजकीय अस्पताल भी शामिल हैं। अब पापा बच्चा की थोड़ी सी बीमारियां ना आप समझ लिया जिया थोड़ा सा आप एक श्रेणी में बांट दें, अभी जन्मजात बीमारी हो गए है ना, और आप बाद में जिया कुछ सामान्य बीमारी में आ जाएगा जी आ तो होती रहे, 20 आपकी बीमारी हो गए है, और कई है कि पोषण की कमी की वजह से बच्चा ने बीमारियां हो रही है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा जान लेवा कि कौन कौन सी बीमारी एक अंतर्गत आवेगी, ताकि सब घर का नहीं ध्यान रहे कि भी आ बीमारी एक अंतर आवे और ई में अपने जो कार्यक्रम है विकंदरी को इलाज भी संभव है टाबरा को। तो थोड़ा सा जाना जन्मजात में कौन सी बीमारी रखेंगे आप, पोषण संबंधी कौन सी रखेंगे, कमी वाली कौन सी होवे? देखिए बहुत अच्छी बात आपने इसमें देखिए जन्मजात बीमारियों में भी तो कई चीज़ें, कुछ बीमारियां होती हैं जन्म के साथ पैदा होती हैं जो सामने नज़र आती हैं, तो हम उनको तो कहते हैं विजिबल, जो सभी को नज़र आ सकती है, तो उनका इलाज तो वहीं से तय हो जाएगा कि इन चीज़ों में। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सुबह पैदा होने के साथ ही आपको नज़र नहीं आएंगी, जैसे बच्चे के दिल के अंदर छेद है, हार्ट में छेद है, वो आपको नज़र नहीं आएगी, एक आम माँ बाप को नज़र नहीं आती है। तो उसके लिए क्या है कि जब हमारी टीम आती है तब वो डायग्नोसिस करती है उसका, तब हम उसको पहचान पाते हैं। लेकिन मैं इससे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ग्रामीण परिवेश में जब हम बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले जो हम पहले एक जन्म की घुटी दिया करते थे, तो उस परिवर्तन को हमने बदलना था, क्योंकि कई बार उससे भी कई बीमारियाँ पैदा हुई है। साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा, तो उसकी आँखों में जैसे काजल डालने की अपनी परंपरा है, कि उसे आंखें बड़ी नज़र आएंगी, तो ये एक गलत परंपरा है, क्योंकि इससे भी आगे जाके फ्यूचर के अंदर लोगों को कैंसर तक की बीमारियां हुई हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। एक बोतल का जो दूध पिलाते हैं उससे भी कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जो जन्मजात तो नहीं होती, लेकिन वो जन्म के समय ही से ही पैदा हो जाती हैं और वो बढ़ जाती हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। एक है बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा हो, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा हो, तो शुरू में हमें माँ बाप को पता नहीं लगता कि बच्चे को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं सुना है। तो इसके लिए आजकल हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा विभिन्न जो टीवी चैनल्स हैं उनके माध्यम से, आपके इस रेडियो के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से हम बताते भी हैं, और हम बताते हैं कि बच्चे की घंटी बजा के हम पहचान कर सकते हैं बच्चा देख रहा है कि नहीं देख रहा, हमारे किसी चीज़ को रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे भी आपके बच्चे की पहचान हो सकती है कि ये जन्म से ही सुनाई नहीं दे रहा, जन्म से ही इसको दिखाई नहीं दे रहा हो। तो ऐसी कंडीशन है, माँ बाप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपनी नियरेस्ट आंगनवाड़ी पे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम उसकी पहचान हो जाएगी कि ये बीमारी है, तो उसको इलाज के लिए हम वो कार्ड बना के उसको आगे प्रोसेस में रख दें, ताकि उसका समय पे इलाज हो सके। तो जो छोटी विजिबल जैसे हो
कि कटे फटे होठ हो सकते हैं। अगर किसी के बच्चे जो पैदा होते हैं सिर बड़ा हो सकता है, आंखें बड़ी हो सकती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लूगे, जो मतलब जिसका सॉफ्ट होते हैं, जिनका गर्दन नहीं हिलती है, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसको बीमारी को शुरू में नहीं है, लेकिन हमारी नज़रों में वो एक बीमारी होती है। ठीक इसी प्रकार होता है, पैर मुड़े हुए होते हैं, किसी के पैर में दिक्कत होती है। तो ऐसे ही है, अगर बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो वो पहचान जब हो जाएगी उसके बाद में उसका इलाज करा। तो कुछ ऐसी बीमारियां जो जन्म के समय पहचान ली जाती उनको हम जन्मजात बीमारी में काउंट करेंगे। उसके बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो जैसे समाज में घूमता है तो उसमें जो बीमारियां पैदा होती हैं, अमूमन आपने जैसे खाज खुजली है, जुकाम है, या किसी को दमे की बीमारी होती है बच्चे को, जो शुरू में नहीं पता लगती, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा सा तब उसको पता लगता है कि बच्चा चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, तब उसके साथ ये सना। तो उन बीमारियों को हम बाद में लेके चलते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो विकलांगता से जुड़ी हुई हैं, तो उनको हम अलग कैटेगरी में लेके चलते हैं। जब से स्कूल में आता है तब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये बीमारियां विकलांगता से जुड़ी हुई हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा शरारत करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी शरारत नहीं करते हैं, तो ये भी एक बीमारी है। ऑटिज्म नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है, वो किसी भी चीज़ से ना। और उसका मुख्य कारण है जो आजकल बढ़ती हुई बीमारी है, उसका मुख्य कारण है कि न्यूक्लियर फैमिली। आजकल जो नौकरी पेशा में जो हमारे परिवार आ चुके हैं, वो जब शहर में नौकरी करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं तो बच्चों को अपना समय नहीं दे पाते हैं। उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, मोबाइल या टीवी के साथ उन बच्चों को जोड़ देते हैं। तो उन बच्चों में एक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है कि वो अपने उसी एक चीज़ में खोए रहते हैं। तो न तो उनको खाने का ध्यान रहता है, न किसी और चीज़ का ध्यान रहता है, और वो उसी में। तो ये जो बीमारियां हैं जो समय के साथ डेवलप होती हैं, ये बीमारियां भी आज हमें काउंट करें और इस प्रोग्राम में उनको शामिल किया गया है। जैसे ऑटिज्म है या बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उस चीज़ों को भी हमने शामिल किया। मतलब ये चीज़ ने भी शामिल करोगे, जबकि हाँ आज चीज़ क्योंकि बहुत आम देख रहे हैं, पर मैं इन्हें बीमारी के रूप में कौन ले रहा। अगर बच्चे ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं, ज़्यादा टीवी देख रहे हो, तो आप इन्हें एक सामान्य चीज़ समझ रहे, क्योंकि आज शायद टाइम इसो आ गया कि बिल्कुल सही करे, जब माँ बाप दोनों कामकाजी है, बाहर जा रहे हैं, बच्चे ने कोई देखना रो नहीं है, तो पीछे पे किसे खेले, किसे बात करे, तो बाने बाई चीज़ दिखाई देवे, का पाए तो फ़ोन ले लेवा या टीवी में देख लें। तो मतलब आज चीज़ भी एक बीमारी में आप इन्हें देख रहे हैं, और इको भी कुछ इलाज है। बिल्कुल, इसका इलाज है। इसका इलाज करने के लिए जैसे अब हमने आपसे कहा, हर जिला स्तर के ऊपर हम अभी जो स्थापित करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के नाम से। अच्छा। तो ज़िले के ऊपर एक जो हमारे जिला स्तर के अस्पताल हैं उनके अंदर एक यूनिट रखी जा रही है। उसमें 8 तरह के जो सेवाएं देंगे, जिसमें ऐसा अगर बच्चा है जिसको सुनाई कम देता हो या जिसको बोलने की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही हो, उसकी उम्र बड़ी हो रही हो, तो स्पीच थेरेपी के नाम से हम उसको स्पीच थेरेपी देंगे। अच्छा। अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रही तो उसका टेस्ट वहाँ करवा के उसके लिए भी हम प्रोसेस में डालते हैं। और आपको मैं बताऊँ, बहुत ही खुशी की बात होगी कि अभी फ़िलहाल जो हमारी आयुष्मान योजना है उसमें हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने उसमें एक नई चीज़ का इनोवेशन जोड़ चुके हैं कि जैसे 3 साल से 5 साल तक का जो बच्चा हो, अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा हो तो उसके कान के अंदर ही हम मशीन को फिट कर दिया जाता है बचपन में ही। अच्छा। तो उसको बिल्कुल अच्छे से सुनाई देने लग जाता है। और ऐसे में अगर मैं आपसे दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन बच्चों को आप पहचान कर पाते हैं शुरू में ही, उनकी उम्र 6 साल से छोटी है और उनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा हो, तो वो सरकारी स्कूल में या हमारी टीम से या सरकारी अस्पताल से संपर्क करें, अपनी बात को रख सकते हैं। और कोक्लियर इम्प्लांट के नाम पे माध्यम से जो उसका इलाज किया जाता है। और आपको एक सुनकर ताजुब भी होगा, उस कोक्लियर इम्प्लांट की कॉस्ट 7 से 8 लाख रुपए है जी। तो वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आज चीज़ सुनकर वाकई में ताज्जुब हो रही है, क्योंकि अब तक मैं वो सुनता है कि जन्म से अगर आप देखा कोई बच्चे ने दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे, तो आप सोचा का तो जन्मजात चीज़ है, तो इसको कोई इलाज भी संभव नहीं। तो कई बार हो गया घर वाला जो है कोशिश भी कौन करे कि अभी आप इन बच्चे ने आगे दिखा, क्योंकि वह सोचा वो तो जन्मजात है तो यही रसी, इसको कोई इलाज को नहीं। तो आज जान के वाकई में बहुत अच्छा भी लग रहा है, ताज्जुब भी हो कि अगर आप जब बताओ कि 6 साल तक के अंदर की उम्र में अगर बच्चा नहीं लाग रहे को शुरू से सुनाई नहीं दे रहे, तो भी वहाँ पर कान की मशीन है बाई में आप लगास का जिसमें 7 से 8 लाख की खर्चो नॉर्मली आवे है, लेकिन बाना है जो को निःशुल्क
आ मशीन लगाई जाओगी, तो कई माता पिता ने जानकर आज बहुत खुशी होगी और वे कोशिश करें। और ज्याँ बतायो है मुकेश जी कि आप सरकारी स्कूल में जब बच्चा ने पढ़ा रहे हो तो बिसा आप जुड़ो और आ चीज़ आप करवा सको अपने बच्चे के साथ, वह मशीन है वह लगवा सके है वे कान में। तो जी अभी जिला शुरुआती जांच केंद्र के बारे में आप बता रहा था कि अभी वो चल रहे हो और कहीं नयो इम करो जा रहे हो काम? इसमें यह है ना जिला स्वास्थ्य, जैसे आप हम बच्चों को पहचान करें, जैसे हमने बात की थी बच्चा अपने आप में खोया ऑटिज्म का है या स्पीच थेरेपी है, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा कि जिला स्तर पर जब है आपको जाके हम हमारे पास जब जैसे आएगा तो वो उनको माँ बाप को भी ट्रेंड करेंगे और उनको पहले सेशन देंगे कि किस प्रकार इस बच्चे को हम बोलने में मदद कर सकते हैं, सुनने में आप मदद कर सकते हैं, इसकी जो जिन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा उनको कैसे समझा पाओगे, वो सारी एक्टिविटी हम एक्सरसाइज के माध्यम से उनको यंत्रों के माध्यम से सिखाएंगे। माँ बाप को भी बताएंगे कि घर जाकर आप ये प्रैक्टिस करें और आप वीकली या जितना अगर नज़दीक हैं डेली आ सकते हैं तो डेली आकर आप हमारी वहाँ से सेवाएँ ले सकते हैं। इससे क्या है कि बच्चे के अंदर जो विकास की कड़ी रुक गई थी वो विकास की कड़ी आगे बढ़ सकती है। जी इम अगर आप बात करना कि आप जो कार्यक्रम को लाभ है जी बतायो कि आंगनबाड़ी से बच्चा ले सके है, सरकारी स्कूल और मदरसा से ले सके, लेकिन अगर बा बच्चा की बात करा जो समझ लो स्कूल भी नहीं जा रहा है, वंचित है अभी शिक्षा से, कई ऐसा इलाका है जिन बच्चा ने अभी नहीं पढ़ा रहा है, स्कूल से नहीं जुड़ा है, तो वे की तरीके से कार्यक्रम से लाभ ले सके? उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारा गवर्नमेंट का जो मैंडेट है वो यही है कि भाई बच्चा कहीं ना कहीं दर्ज हो, आने वाले बच्चे में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। तो शुरुआती दौर पे अपन सबसे पहला आंगनवाड़ी ही एक ऐसा संस्थान है जिसमें पोषण भी देखा जाता है। आपने जो एक सवाल पहले पूछा था कि भाई बच्चे में पोषण के संबंधी कोई, तो उसमें एक सबसे जो बड़ा फैक्टर निकल के आता है वो एनीमिया का आता है। तो एनीमिया की दवा आंगनवाड़ी के ऊपर फ्री मिलती है और हम उसको रेगुलर अगर पिलाते हैं तो बच्चे के अंदर एनीमिया नहीं होगा। तो ये पोषण का ही पार्ट है। कुछ बच्चों के अंदर जैसे शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं तो उनको हम सेम के नाम से बुलाते हैं, तो उन बच्चों का भी आंगनवाड़ी पे दर्ज होने पे वो उसको रेफरल देंगे जिला स्तर पर जो हमारी DIC है वो, या जहाँ भी पेडियाट्रिक्स की सुविधाएं हैं MTC के नाम से जो हमारी संस्थाएं चलती हैं उनके अंदर आप भर्ती करवाएं। वहाँ क्या होता है कि माँ बाप जो साथ आएंगे उनको एक निश्चित राशि धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा। ताकि कि वो अपनी जो मजदूरी अगर कर रहे हों तो उनको उसका बेनिफिट मिल सके, और वहाँ उस बच्चे को पोषण की पूरी जानकारी देते हुए भर्ती करने के बाद में उसको 5 से 7 दिन में या जितने भी समय तक उसको रखा जाए, और उसका जो हमारा नियम है एक चिकित्सीय जो परीक्षण के साथ जो नियम है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्वास्थ्य ग्रोथ होने तक उसको वहाँ रखा जाएगा, उसको खाना दिया जाएगा और दवाएं, और उसको दोनों चीज़ें उपलब्ध कराकर उस बच्चे को स्वस्थ होने पे उसको घर भिजवाया जाएगा। तो इस प्रकार हम जो बीमारियां मिलती हैं उनका इलाज कर सकते हैं। अब रही बात वो कि हमारा मेन मैंडेट है कि हम आंगनवाड़ी पे दर्ज होना ज़रूरी है या स्कूल में है। तो जो बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हों या जिनमें कोई बीमारी पाई गई है तो उनका नए सेशन में आप आंगनवाड़ी पे, तो अगर 5 साल से छोटा है तो आंगनवाड़ी पे दर्ज करा दें, और 5 साल से बड़ा है तो आप उसको स्कूल में, सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दें, और उसकी बीमारी से आप हमारे जो टीचर्स हैं उनको बता दें, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट होने के बाद में उनका रेफरल कार्ड बना के उनका आगे इलाज करवा देंगे। तो ये लाभ आप आसानी से उठा सकता है। जी बहुत अच्छी बात बताई मुकेश जी। एक आपने जगह भी कर्मचारी से जुड़ेड़ा है अपने कार्यक्रम से, तो बाने कोई विशेष तरीके को प्रशिक्षण भी दियो जावे ये कार्यक्रम न अच्छे से करने के लिए? जी हाँ, जहाँ तक हमारी टीम है उस टीम को हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं। उस टीम को ट्रेनिंग भी 6 रोज़ की एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें ये बीमारियां होने की संभावना होती है। फिर हम उसका चिकित्सीय परीक्षण करने की उनकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है, जिससे वो बच्चे का स्वास्थ्य जांच करते हैं। इसको हम इस तरह से देखते हैं, हेड टू टो, यानी बच्चे को सिर से लेके पाँव तक को इस एक क्रम में देखना है जिससे उसकी कोई बीमारी हमसे छूटे नहीं। तो इसलिए हम सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है इसका। और किशोर किशोरियों में अगर देखा तो हार्मोनल इनबैलेंस की दिक्कत आ रही है, तो वो असंतुलन की वजह से कहीं कहीं दिक्कतें बन हो रही है। हाँ देखिए, ये इसमें हमारी टीम बहुत मदद करती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारा एक एडोलसेंट किशोर वय कार्यक्रम भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो हम जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हम टीचर्स कहते हैं कि जो हमारी फीमेल जो डॉक्टर होगी या हमारी जो एनएम बहन जी होगी वो उस चीज़ को महिला उन बच्चियों से पूछेगी कि आपको अगर ऐसी कोई बीमारी है तो
पहली बात तो इसमें मेन मुख्य उद्देश्य होता है काउंसलिंग पार्ट, क्योंकि कई बार हमारी भ्रांतियों की वजह से हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और हम चिंतित होते हैं। तो उनकी चिंता दूर करने के लिए सबसे पहला काम तो उनकी बातें सुनकर उनको काउंसलिंग की जाती है, और अगर हमें लगता है कि उसमें कोई चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है तो हम उनको दवा उपलब्ध करा के देते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा किशोर वय के साथ अगर कोई चीज़ में बदलाव आ रहा है, आपके पास कुछ आपको कहीं लग नहीं रहा हो, तो इसमें हमने एक नई जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है इसी के साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जी। उस कार्यक्रम में क्या है कि हम हर एक CSC स्तर के ऊपर हमारा एक उजाला क्लिनिक के नाम से हमने एक क्लिनिक खोल रखा है। उस क्लिनिक के अंदर हमारा एक काउंसलर होता है। उस काउंसलर के पास आपकी प्राइवेसी रखते हुए आप जाके अपनी पूरी बात बता सकते हैं। जी, मतलब किशोर किशोरियां के लिए अलग व्यवस्था की गई है कि वह अपने मन की बात बैठे जाकर बाने कैसे वहाँ की काउंसलिंग हो सके। तो भी बच्चा से लेकर किशोर हो या 18 साल तक का बच्चा वहाँ सबके लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधा आपने ये कार्यक्रम के तहत है और सगड़ा ने को लाभ भी लेना है। तो आज तो अभी चांदलों को टेम हो रहे, तो मुकेश जी आप आया तो ये के लिए एक तो धन्यवाद आपने, और अब लेवांगा विदा और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाजत, राम राम सर।